पल है हंसना, एक पल है रोना, ऐसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा.एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे वैज्ञानिक ओरस्टेड ने करी। और ऐसी खोज उन्होंने करी कि उन्होंने पूरे विज्ञान की दिशा को, उसके सोचने की दिशा को ही चेंज कर दिया। तो क्या वो महत्वपूर्ण खोज थी, उसके बारे में अपन समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में अपन उनके एक्सपेरिमेंट को ही समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। इन्होंने ये संयोगवश ही देखा एक चीज को। ये क्या कर रहे थे कि देखो, मैं पहले तीसरा पॉइंट पढ़ता हूँ, 2 पॉइंट में बाद में पढ़ूंगा आपके लिए। कि तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि सन 1820 में गर्मियों के दिनों में व्याख्यान देते समय, मतलब एक लेक्चर दे रहे थे कहीं, तो वहां पर क्या था, उन्होंने कोई उपकरण इस तरह से अपना जो प्रयोग था इस तरह से जमा रखा था। उपकरण मान लो, प्रयोग मान लो, इस तरह से उन्होंने जमा रखा था। तो एक तार था, उसके साथ बैटरी लगी हुई थी। यहाँ पर एक कुंजी है धारा को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक धारा नियंत्रक है, और पास में एक चुंबकीय सुई ऐसी पड़ी हुई थी। ठीक है ना। अब इनका ध्यान गया कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तार में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लग जाती है, चुंबकीय सुई हिलने लग जाती है। तो इस बात से इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय तक ये माना गया था कि विद्युत का या विद्युत धारा का चुंबक से कोई कनेक्शन नहीं है। पर पहली बार उन्होंने देखा कि धारा प्रवाहित करते ही सुई में क्या होने लग जाता है, विक्षेप होने लग जाता है। अब देखो, पहली बार कोई चीज देखी है तो उन्होंने इसको भ्रम भी माना होगा, उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट करके देखा होगा, माना होगा कहीं हवा के कारण तो नहीं हिल रही है, नई नई बातें उनके दिमाग में आई होगी। पर बार बार जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तब भी उन्हें हर बार यही नजर आया कि जैसे धारा को बंद चालू करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ये चुंबकीय सुई हिलने लग जाती है। तो उनके दिमाग में बात आ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर धारा का या विद्युत का संबंध किससे है, चुंबक से है, चुंबकीय गुणों से है। क्योंकि चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र ही प्रभावित कर सकता है, या चुंबकीय गुण ही प्रभावित कर सकते हैं। और इस खोज के बाद वो गहन अध्ययन में लग गए कि किस तरह से इनके बीच में कनेक्शन है और किस किस चीज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इस बात को जानने में वो लग गए। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट और अपन पढ़ते हैं आगे ऊपर। विद्युत और चुंबकत्व दोनों 2000 साल पहले से जाने जाते हैं। चुंबकत्व और विद्युत की जानकारी 2000 साल से है यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए, परंतु इनको परस्पर भिन्न भिन्न विषय माना जाता है। ओरस्टेड की खोज के पहले क्या किया गया, इनको अलग अलग विषय माना जाता था। ठीक है ना, एक ही विषय नहीं थे ये, इनको अलग अलग ही समझा जाता था। पर 1820 में, जब 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले 1820 में ये महसूस किया गया कि ये दोनों परस्पर क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ओरस्टेड ने इस घनिष्ठता को खोज लिया, देख लिया कि धारा के कारण कहीं ना कहीं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण चुंबकीय सुई प्रभावित हो रही है। अब तो जो नए नए, जो उस समय थे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक, उनको क्या हुआ, नई दिशा मिल गई, सोचने के लिए नई दिशा मिल गई। उस समय बहुत सारे जो समकालीन वैज्ञानिक रहे होंगे, जेम्स मैक्सवेल थे, फेराडे थे, लियो सावर थे, तो वो सब इसी चीज में लग गए कि यार ये जो ओरस्टेड ने खोजा है, इसके बारे में और गहन जानकारी करते हैं। तो एक बार पहले अपन ओरस्टेड ने और क्या क्या बातें हमें इसके बारे में बताई वो जान लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो आइए समझते हैं आगे हमारे वैज्ञानिक ओरस्टेड क्या कर रहे हैं। तो देखो, उन्होंने जो ये व्यवस्था जमाई थी अपने एक्सपेरिमेंट की, उसको अपन यहाँ संकेत चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना। परीक्षा में क्योंकि अपन यही चित्र बना पाएंगे, इस तरह का चित्र तो अपन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जैसे बैटरी है, तो ये बैटरी लगी हुई है, और ये कुंजी जो है ऑन ऑफ करने के लिए वो यहाँ दिखा रखी है अपन ने। धारा नियंत्रक को यहाँ दिखाया नहीं गया है, तो चाहे तो उसको भी अपन दिखा सकते हैं। और अभी शुरुआत में आप मानो कि बैटरी से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मैंने आई बराबर 0 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी बैटरी कोई धारा का प्रवाह नहीं कर रही है। और उन्होंने क्या किया कि प्रारंभ में तार को जो है, ए बी तार जो अपना है, इसकी डायरेक्शन उत्तर दक्षिण दिशा रखी उन्होंने। ठीक है ना। तार का एक सिरा तो उन्होंने बी को जैसे मान लो उत्तर दिशा की ओर कर दिया, और ए जो है दक्षिण दिशा की ओर कर दिया, मतलब ये डायरेक्शन अपन मानेंगे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर है। अब इसके नीचे उन्होंने एक चुंबकीय सुई को रख दिया। अब आप जानते हो कि जब धारा प्रवाह नहीं होगा तो सामान्यतः चुंबकीय सुई क्या करेगी, अपने गुणों का पालन करते हुए इसका उत्तरी ध्रुव तो उत्तर दिशा में ठहरता है,
और दक्षिणी ध्रुव जो है वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ये सामान्य नियम है किसी भी चुंबक के ठहरने का, ठीक है ना। तो इस तरह से चुंबकीय सुई भी क्या हो जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। अब वो क्या करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर धारा प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जैसे धारा प्रवाह किया जाता है, जैसे आप इससे करंट फ्लो करोगे, इसमें धारा का मान जैसे आने लग जाएगा, तो ये सुई क्या होगी, विक्षेपित होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये सुई विक्षेपित होती है, और कैसे विक्षेपित होती है कि जैसे धारा अगर ए से बी जा रही है, ए से बी का मतलब हो गया दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। इधर अपन ने दक्षिण दिशा मानी थी यहाँ पर, और इधर क्या मानी अपन ने, उत्तर दिशा। तो जैसे धारा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो ये चुंबकीय सुई जो है थोड़ा विक्षेपित हो जाती है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये जैसे घूम के, जैसे सुई इस तरीके से मान लो आपकी, तो ये घूम के पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो अपन जिधर ये मुड़ी हुई देखो, ये जिधर मुड़ गई है, इस दिशा को अपन यहाँ कह सकते हैं पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो इस चीज को याद रखने के लिए एक नियम भी बनाया गया है, उस नियम को अपन बोलते हैं स्नो रूल, ठीक है ना। स्नो रूल बोलते हैं इसको। स्नो रूल का मतलब क्या होता है कि जब तार में धारा साउथ टू नॉर्थ हो, एसएन का मतलब क्या है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर हो, तो ओ का मतलब है ओवर, ओवर का मतलब तार जब ऊपर रखा हुआ हो चुंबकीय सुई के, तो सुई जो है वेस्ट में घूम जाती है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट में घूम जाती है। तो इस रूल से आप ध्यान रख सकते हो कि तार में धारा जब दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी, तो चुंबकीय सुई पश्चिम दिशा की ओर घूम जाएगी, ठीक है ना। इस नियम से अपन याद रखेंगे इस बात को। तो एक बार सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब धारा प्रवाह नहीं है तब तो सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, और जैसे धारा प्रवाह करते हैं सुई में विक्षेप हो जाता है, और सुई क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसमें कई सारे परीक्षण लिए उन्होंने। तो वो क्या क्या परीक्षण लिए अपन एक बार यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने सामान्य सी बात आपको बता दी पहले। तो आइए अब समझते हैं कि ओरेस्टेड क्या क्या परीक्षण ले रहे हैं। देखो सबसे पहला परीक्षण उनका जो है वो ये है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, और यदि तार में कोई धारा नहीं है तब चुंबकीय सुई में विक्षेप शून्य रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। कि अगर धारा नहीं है तो सुई जैसी की जैसी रहेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई रहेगी, और जैसे धारा प्रवाह करेंगे वैसे सुई क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। फिर दूसरा परीक्षण क्या ले रहे हैं, देखो जब धारा का मान बढ़ाया जाता है तब सुई में विक्षेप बढ़ता है, या फिर चुंबकीय सुई को यदि तार के निकट लाया जाता है तब भी इसमें विक्षेप बढ़ता है। उन्होंने देखा कि धारा नियंत्रक से जैसे अपन धारा का मान बढ़ाते हैं, आई का मान बढ़ाते हैं, तो सुई का विक्षेप क्या होता है, जैसे कम हो रहा है तो ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। फिर दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि अगर इस सुई को उठा के अपन क्या करें, तार के पास ले जाएं तब भी इसमें विक्षेप बढ़ता है। भले से धारा मत बढ़ाओ, तो सुई को अगर तार के पास ले जाते हैं तब भी इसमें विक्षेप बढ़ने लगता है, ठीक है ना। अभी वो परीक्षण ले रहे हैं, अभी उन्होंने उसका कंक्लूजन नहीं निकाला है, बाद में अपन देखेंगे उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला अपने प्रयोग का, वो बाद में देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, धारा की दिशा पलटने पर विक्षेप की दिशा भी पलट जाती है। तो देखो इस तीसरे चित्र में देखो आप, जैसे ही धारा की दिशा वो पलटते हैं, मतलब धारा अगर इधर से प्रवाह हो रही है, जैसे यहाँ धारा देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही धारा, अब धारा ऐसे घूमे मान लो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर धारा जाए। तो उन्होंने देखा कि सुई का विक्षेप जो पहले पश्चिम की ओर हो रहा था, अब वो पूरब की ओर होने लग जाता है। अब कहेंगे ईस्ट मतलब पूरब दिशा, पूरब दिशा। तो देखा उन्होंने कि धारा की दिशा पलटते ही सुई का विक्षेप भी क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये परीक्षण उन्होंने यहाँ पर लिया। चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं, यदि तार में धारा की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। ये शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, उत्तर दक्षिण नहीं आएगा, दक्षिण उत्तर आएगा, दक्षिण उत्तर, ठीक है ना। दक्षिण से उत्तर रहे मतलब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अगर धारा बहती है, तो इस वाले चित्र में था ये, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बहती है, तब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव किधर मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। और यदि धारा तार में, यहाँ थोड़ा ये उल्टा हो गया, तार में धारा यहाँ आएगा उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में रहे तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है वो पूरब की ओर मुड़ जाता है। तो आप ये करेक्शन के साथ इसको नोट करना आप इसको, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं उनका अगला परीक्षण, नंबर 5 परीक्षण क्या है, देखो उनका, चुंबकीय सुई का संकेतन किसी काल्पनिक वृत्त की स्पर्श रेखा के अंदर होता है, जिसमें ये तार उसके केंद्र पर होता है तथा वृत्त का तल तार के लंब होता है। इसका क्या मतलब है, देखो उन्होंने क्या किया कि जो तार क्षेत्र रखा हुआ था, ऐसे आपने समझो इस तार को ऐसे रख दिया, तल के लंब रख दिया, ठीक है ना। अपना बोर्ड जैसे ये है, इसके लंब तार है, ठीक है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है तार, धारा भी ऐसे बह रही है इस तार में, ठीक है ना। डॉट से दिखा रखा है, डॉट का मतलब ये होता है, डॉट का मतलब है कि तार जो है तल के लंब बाहर आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जो चुंबकीय सुई थी उसको इसके आसपास रख के देखा, तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या करता है, एक काल्पनिक वृत्त की स्पर्श रेखा के अंदिश
घूमता है। जैसे मान लो यहाँ पर अपन एक वृत्त ड्रॉ कर दे, एक वृत्त को अपन बना दे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ पोल को बता रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा की दिशा में नॉर्थ पोल संकेत कर रहा है। ऐसे जब यहाँ पर आ जाएंगे अपन तो यहाँ पर स्पर्श रेखा इस तरीके से आएगी, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा की दिशा में संकेत कर रहा है। तो उन्होंने यही चीज बताई आपको कि जो चुंबकीय सुई का संकेतन है वो काल्पनिक वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या करता है, घूमता है, ठीक है ना। जिसमें ये क्या होता है कि ये तार जो होता है इस वृत्त के तल के क्या रहता है, लंब रहता है। वृत्त का तल तो ये है और तार क्या रहेगा, इस तल के क्या रहेगा, लंब रहेगा। अब इसका क्या मतलब निकाला है तो अपन आगे देखेंगे। तो उन्होंने जो प्रेक्षण लिया वो ये प्रेक्षण था, ठीक है ना। तो आप ये दूसरा चित्र जो देख रहे हैं ये भी इसकी तरह ही है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें धारा जो है अंदर की ओर जा रही है। क्रॉस का मतलब धारा कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। और ऐसे ही आप चुंबकीय सुई को रखोगे तो वापस ये क्या होगा, चुंबकीय सुई का संकेतन वृत्त में घूमता है, पर इससे डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगी। देखो यहाँ ऊपर डायरेक्शन आ रही है जैसे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ पोल की आ रही है राइट साइड में। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि धारा की दिशा पलट गई। धारा पहले बाहर निकल रही थी, अब धारा अंदर जा रही है। तो सेम उसी चीज को बता रहा है ये भी, ठीक है ना। तो ये भी इसी पॉइंट को क्लियर करता है। छठा पॉइंट क्या है, देखो आप यहाँ पर यह माना गया है कि तार में इतनी धारा प्रवाहित होती है तथा चुंबकीय सुई तार के इतने पास है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपेक्षा की जा सकती है। यहाँ पर इस प्रयोग में माना गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रयोग को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसकी इंटेंसिटी काफी कम मानी गई, नगण्य मानी गई है। तार के समीप चुंबकीय सुई तार के इतने पास रखी हुई है कि ओवरऑल उसके ऊपर पूरा इफेक्ट तार का ही है, तार में प्रवाहित धारा का ही है। अपन यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नगण्य मान के चल रहे हैं, इस अपेक्षा से ये पॉइंट लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक अन्य प्रयोग में उन्होंने ये भी देखा कि जब तार के चारों ओर लोह चूर्ण फैलाया जाता है तो वे सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जम जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे तार में धारा बाहर आ रही है, इसके आसपास क्या किया, उन्होंने लोह चूर्ण फैला दिया। तो उन्होंने देखा कि पूरा जो लोह चूर्ण है वह सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जम जाता है। आपको यहाँ पर कई वृत्त दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वृत्त क्या है, एक तरीके से जो चूर्ण अपन ने फैलाया है वही चूर्ण वृत्तों के रूप में जमा हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। इतनी सारी बातें उन्होंने प्रेक्षित करी। अब इसके बाद आती है कंक्लूजन की बारी। इतनी सारी बातें देखकर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इसको अपन आगे समझते हैं। देखिए अब ओरिस्टेड अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहला देखो उनका निष्कर्ष जो है, यहाँ निष्कर्ष लिखे हुए हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है उनका, कि कोई भी गतिशील आवेश या धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो देखो अपन ने देखा था कि तार में धारा बह रही है, या कोई आवेश गतिशील होगा, कोई अन्य प्रकार का आवेश भी गतिशील होगा, जब भी वो धारा बनाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि धारा जो है जब भी बहती है तो अपने चारों ओर क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ये उनका पहला कंक्लूजन था, ठीक है ना। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से ही चुंबकीय सुई प्रभावित होगी। उन्होंने इसी बात को कहा कि धारा क्या कर लेती है, जैसे ही धारा बहती है किसी भी तार में तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, जब धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। तो जैसे अपन धारा बढ़ाते हैं, अपन ने देखा था कि विक्षेप बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि विक्षेप क्यों बढ़ा, विक्षेप इसलिए बढ़ा क्योंकि वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान भी क्या हो जाता है, उसकी प्रबलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात उन्होंने कही कि धारा के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से निर्भर करता है। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा, देखो तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र घटता है यदि हम तार से दूर जाते हैं। तो अपन ने देखा था कि जैसे हम तार से दूर जाते थे सुई में विक्षेप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तार के पास जाते हैं सुई में विक्षेप बढ़ जाता है। तो उन्होंने इसको कैसे कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि ये सब चुंबकीय क्षेत्र के घटने बढ़ने के कारण हो रहा है। तार के पास आप जाओगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें विक्षेप बढ़ गया। अगर दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, इसलिए विक्षेप भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर व नीचे परस्पर विपरीत होती है। जैसे आपका ये तार है तो इसके नीचे चुंबकीय क्षेत्र मान लो अगर बाहर की ओर है तो ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इन चारों पॉइंट्स के आधार पे फिर एक परिभाषा आपको यहाँ पर दी जा रही है, वो है धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा। तो क्या परिभाषा है, देखो कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तब एक चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। जैसे तार में धारा प्रवाहित होती है, तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगर इसको चित्र से समझे तो अपन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो एक तार है ये और इसमें धारा बह रही है, इस तरीके से आई धारा इसमें बह रही है। तो आप देखो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, जिसको आपको चुंबकीय रेखाओं से दिखाया गया है। चुंबकीय रेखाओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब चुंबकीय रेखाएं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को अपन बी से लिखेंगे, ठीक है ना, बी से लिखा जाएगा। तो ये है धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको याद रखनी है। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो
जिस प्रकार स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिन्हें बी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक कंपैरिजन या तुलना आपसे की जा रही है कि जैसे आपने देखा है कि जो आवेश था, स्थिर आवेश था हमारा, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था, तो ऐसे ही एक गतिशील आवेश, चलता हुआ आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात पूरी तरह से दिमाग में बिठा लो कि आवेश जब गतिशील होगा, गति करेगा, तब ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है, और गतिशील आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा वो, पर गति होने के कारण क्या करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक ओरस्टेड ने बताई। ठीक है ना, इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, मैं आपको बताता हूँ। तो ओरस्टेड की खोज के बाद उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनमें एक होड़ सी मच गई कि इस प्रयोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए कि किस तरह का इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। तो उस समय के जो भी समकालीन वैज्ञानिक थे, जेम्स मैक्सवेल, लॉरेंज, फेराडे, बियो सावर्त, उन सब ने इसके बारे में गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि विद्युत और चुंबकत्व तो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो 2000 साल से जो परंपरा चल रही थी वो यहाँ आकर टूट गई और बताया गया कि वास्तव में एक दूसरे से क्या है, ये भिन्न नहीं है, और एक नई शाखा विद्युत चुंबकत्व का जन्म हुआ। काफी इंपॉर्टेंट शाखा है, इसको अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकत्व शाखा का यहाँ पर जन्म हुआ। इसके बाद गहन प्रयोग हुए 1864 में विद्युत द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और चुंबकत्व को जेम्स मैक्सवेल द्वारा एकीकृत और तैयार किया गया। जेम्स मैक्सवेल उन्होंने इसमें बहुत गहन अध्ययन किया और उन्होंने सारे नियमों को क्या किया, तैयार किया, एकीकृत किया, इकट्ठा किया उन्होंने। और उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बारे में डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, इसके बाद रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज द्वारा की गई। हर्ट्ज ने क्या किया, रेडियो तरंग की खोज ली और 19वीं सदी के अंत में जेसी बोस और जी मार्कोनी द्वारा इन्हें उत्पादित भी कर लिया गया, मतलब इन्हें प्राप्त भी कर लिया गया। तो एक आधार मिल गया उस चीज को कि वास्तव में प्रकाश को जो विद्युत चुंबकीय तरंग माना है वो गलत हमने नहीं माना है। रेडियो तरंगे भी क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, वास्तव में इनको प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट में देखो क्या कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। ये विद्युत चुंबकत्व के बारे में हमारी बढ़ती समझ के कारण था, और इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन, प्रवर्धन, संचरण और पता लगाने के लिए उपकरणों का आविष्कार हुआ। तो 20वीं सदी में जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उन सब में विद्युत चुंबकत्व के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जो हमारी जानकारी बढ़ी, उसके कारण ऐसा होना संभव हो पाया है। और बाद में तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के लिए, उनको प्रवर्धन के लिए, उनके संचरण के लिए, पता लगाने के लिए कई उपकरणों का आविष्कार हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये खोज रही जो ओरस्टेड ने इसकी शुरुआत करी और बाद में हमारे इन वैज्ञानिकों ने इस खोज को आगे बढ़ाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है कि धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें कि धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर इसी जानकारी के आधार पे अब हमारा चैप्टर जो है आगे बढ़ने वाला है। कैसा लगा आपको टॉपिक, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।